नोएडा में हजारों ऐसे फ्लैट हैं जिनकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। इसकी बड़ी वजह है कई प्रोजेक्ट्स का ओखला पक्षी विहार के 10 किलोमीटर के दायरे में आना। एबीपी न्यूज ने ऐसे कई परिवारों का दर्द जानने की कोशिश की। इस दौरान लोगों ने उन प्रोजेक्ट्स का नाम लिया है जिनमें वो फ्लैट खरीद रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। एबीपी न्यूज फंसे हुए प्रोजेक्ट्स की पुष्टि नहीं कर सकता। प्रोजेक्ट के नाम सिर्फ खरीदने वालों के दावे पर आधारित है। नमस्कार, आपका आशियाना खतरे में। मुंबई की कैंपाकोला सोसाइटी और नोएडा में पक्षी विहार की वजह से फंसे हजारों घरों की वजह से सवाल उठ रहे हैं कि क्या कहीं आपका फ्लैट तो खतरे में नहीं है। ऐसे में किसी खतरे से बचने के लिए फ्लैट खरीदने से पहले कुछ सावधानियां जरूर बरती जाएं। क्या हैं वो सावधानियां, आइए देखते हैं। मुंबई में कैंपाकोला के फ्लैट गिराने का आदेश और एनसीआर में नोएडा के हजारों फ्लैट अधर में लटके। बड़ा सवाल, क्या खतरे में है आपका फ्लैट? दिल्ली से सटे नोएडा के ओखला पक्षी विहार की वजह से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने फैसला सुनाया है कि ओखला पक्षी विहार के 10 किलोमीटर के दायरे में चल रहे निर्माण को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। फैसले की वजह से 25,000 से ज्यादा लोगों को घर मिलना फिलहाल मुश्किल हो गया है। ओखला पक्षी विहार के 10 किलोमीटर के दायरे में 49 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें 7 प्रोजेक्ट पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है। 49 में से 15 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन्हें कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, जबकि बचे हुए 27 प्रोजेक्ट में से 25 प्रोजेक्ट को पर्यावरण से मंजूरी मिल चुकी है और 2 प्रोजेक्ट 6,000 और 8,000 स्क्वायर मीटर के हैं, इसलिए इन्हें पर्यावरण से मंजूरी की जरूरत नहीं है। अब आखिरी फैसला केंद्र सरकार को लेना है, लेकिन पूरी प्रक्रिया में लोगों के घर के सपने पर तलवार लटक गई है। मुंबई का कैंपाकोला कंपाउंड सबके सामने है। इन दोनों ही फैसलों ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि घर लेने से पहले आखिर कौन सी जानकारियां जुटाई जाएं ताकि सपनों के घर में सुकून से जिंदगी बिताई जा सके। आखिर किस तरह किसी बिल्डर या फ्लैट के बारे में जरूरी जानकारी मिल सकती है? तो सबसे पहले तो जाके वो देखे कि जो बिल्डर है वो कितना पुराना बिल्डर है, उसके क्या क्रेडेंशियल्स हैं, उसने कितने प्रोजेक्ट डिलीवर करे हैं, पुराने सेटिस्फाइड कस्टमर कितने हैं, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन पता करेगा पहले तो वो। फिर देखिए बैंक कौन कौन से लोन अप्रूव कर रहे हैं। बिल्डर के ऑफिस में जाके बिल्डर से लैंड एग्रीमेंट की कोशिश करें कि लैंड एग्रीमेंट देखें कि लैंड क्लियर है, जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, अथॉरिटीज़ के कुछ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हैं, जितनी भी चीज़ें उसको अपनी नॉलेज में हैं वो जाके वेरिफिकेशन वहाँ से कराने की कोशिश करें। हालांकि जानकार ये भी मानते हैं कि इन सारे कामों में बहुत वक्त लगता है। ऐसे में एक सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए जिससे बिल्डर से लेकर ग्राहक के चेक कर सके कि प्रॉपर्टी ठीक है या नहीं। और सिंगल विंडो पॉइंट होना चाहिए। एक आदमी फाइल अपनी सबमिट करे, वहीं से उसको सारे अप्रूवल आए। एक अप्रूवल लगने के बाद कंज्यूमर की इंटरेस्ट तभी प्रोटेक्ट होगा जब एक सिंगल विंडो पॉइंट हो जहां से हम अपना एक फाइल डालें और सारे अप्रूवल आए। और बिल्डर की सेटिस्फेक्शन के लिए कि हर जगह से अप्रूवल हो गए हैं। अथॉरिटीज़ का अप्रूवल मतलब ही ये होता है, गवर्नमेंट का मतलब अथॉरिटी का यही होता है कि गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, इसका मतलब ठीक है। नोएडा में घर खरीदने के बाद मुश्किल में फंसे लोगों में एक कपिल कुमार भी हैं, जिनको घर के इंतजार में एक एक दिन भी अब भारी पड़ रहा है। देखिए, मेरी सैलरी का 70 to 80% पार्ट ईएमआई और घर के रेंट में चला जाता है, तो उसके बाद मेरे घर खर्च के लिए मेरे पास कुछ नहीं होता। दो तरफ से पैसे की मार झेल रहे ये हैं कपिल कुमार। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर कपिल अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ नोएडा में किराए के मकान में रह रहे हैं। कपिल नए घर में जाने की तैयारी में थे, लेकिन एक फैसले ने कपिल की सारी तैयारियों पर विराम लगा दिया है। एज पर बिल्डर ये अक्टूबर 2013 में मेरे को पोजीशन मिल जाना चाहिए था, बट आज तक मेरे को पोजीशन नहीं मिल पाया है। आज मैं बिल्डर के पास जाता हूं तो बिल्डर का कहना होता है मेरा एनजीटी का इशू है, एनजीटी के इशू की वजह से मैं कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहा हूं। मेरे को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है अथॉरिटी से। तो जब तक मेरे को एनजीटी क्लियरेंस नहीं मिलेगा तब तक मैं आप लोगों को कोई भी आगे कमिटमेंट नहीं दे पाऊंगा। मैं कब तक आपको घर देने वाला हूँ। कपिल ने नोएडा के सेक्टर 70 में 3 बेडरूम का फ्लैट बुक किया था। 1 साल की देरी के बाद मकान तो तैयार हो गया है,
लेकिन नियमों के बीच फंस गया है कपिल का फ्लैट। देखिए, बिल्डर बहुत मिनिमम चीज़ें एक बायर को शो करता है। बिल्डर ने कहा मेरा प्रोजेक्ट अप्रूव है, उसने अप्रूवल डॉक्यूमेंट दिखाए जो अथॉरिटी से अप्रूवल मिला। अथॉरिटी एक गवर्नमेंट बॉडी है, तो मैं एज अ बायर जब जाऊंगा, गवर्नमेंट बॉडी का अप्रूवल मेरे को वो दिखाएगा, तो मैं हमेशा यही कहूँगा कि हाँ ये अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। लेआउट उसने दिखाया, लेआउट नोएडा अथॉरिटी ने अप्रूव किया। अब आज उस टाइम पे नोएडा अथॉरिटी ने किस बेसिस पे लेआउट अप्रूव किया? अगर ये प्रोजेक्ट्स एनजीटी में आते हैं तो नोएडा अथॉरिटी ने ये चीज़ क्यों नहीं कवर की? इस पूरी प्रक्रिया में नुकसान सह रहे कपिल अपनी गलती पूछ रहे हैं। जिस घर के लिए मैंने पैसा लगाया था, बैंक से मैंने पैसा लिया, उस लोन की मैं ईएमआई भी भर रहा हूँ, रहने के लिए घर का मैं रेंट भी पे कर रहा हूँ, तो मैं तो दोहरी मार झेल रहा हूँ इन चीज़ों को लेके। इसमें मेरी गलती कहाँ है? एनजीटी इशू को लेके मेरी मिस्टेक कहाँ है? मेरी मिस्टेक सिर्फ ये है कि मैंने एक घर लेने की कोशिश की। कपिल कुमार की तरह कई और लोगों को भी उनके घर का पोजीशन अब तक मिल जाना चाहिए था, लेकिन इस फैसले की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा। वहीं उन कपिल की तरह कई ऐसे और लोग भी हैं जो घर की ईएमआई के साथ साथ किराए के घर में रह रहे हैं और ऐसे में उन पर दोहरी मार पड़ रही है। सनी अरोड़ा ने तो सब कुछ जांचा परखा, उसके बाद घर खरीदा, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उनका घर उन्हें नहीं मिल रहा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक फैसले के बाद ओखला पक्षी विहार के आसपास बन रहे हजारों फ्लैट फंस चुके हैं। इस फैसले के बाद से ही हजारों लोग परेशान हैं जो अपने आशियाने का सपना देख रहे थे। ऐसे ही लोगों में से एक हैं 30 साल के सनी अरोड़ा, जिन्होंने साल 2010 में नोएडा के सेक्टर 137 में घर बुक कराया था। घर बनकर तैयार है, लेकिन इस फैसले ने ऐसी दीवार खींची है कि सनी चाहकर भी नए घर में रहने नहीं जा सकते। और ये सब तब हो रहा है जब सनी ने घर खरीदने से पहले हर सावधानी बरती थी। उस टाइम पर जो मैं चेक कर सकता था पैरामीटर्स वो थे कि बिल्डर ने अपना रजिस्ट्री पेपर्स पूरे कराए हैं अथॉरिटी से, बिल्डर रेप्यूटेड था मेरा, और नोएडा अथॉरिटी के जो मास्टर प्लान मैप था 2020 का, उसके हिसाब से भी जो वो सेक्टर्स थे वो सारे रेजिडेंशियल्स थे। तो एक लेमैन के तहत जो मैंने अपने लेवल पर चेकिंग कर सकता था वो मैंने किया। आज की डेट में जब मेरा फ्लैट मिलने को तैयार है, नियरिंग टू पोजीशन है, पर मैं उसको ले नहीं सकता। इतना ही नहीं, मुंबई की कैंपा कोला सोसाइटी की कहानी सुनने के बाद से सनी और भी ज्यादा डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि अभी घर मिल भी गया तो कहीं कैंपा कोला में रह रहे लोगों की तरह बाद में घर खाली करने का फरमान न सुना दिया जाए। और तो और अगर हमें वहाँ पर रहने के कुछ टाइम रहने के बाद ये कहा जाता है कि नहीं आप बिल्डिंग को कॉम्प्लेक्स को खाली करिए, तब सबसे ज़्यादा पैनिक आएगा, क्योंकि जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जिनका पूरा सेटलमेंट हो चुका है, उनके लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये शिफ्ट करना बहुत बड़ा पैनिक हो जाएगा। क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं था एज अ बायर। जब हमें ये सारी इशूज़ सामने आए तो ऐसा लग रहा है कि इसमें अभी और लंबा टाइम लग सकता है, उतना ही लंबा टाइम ओसी में आने में लगेगा, उससे ज़्यादा लंबा टाइम रजिस्ट्री में लगेगा। तो सारे बायर जो हैं वो एक तरीके से लटके पड़े हैं। एक तो घर नहीं मिल रहा, ऊपर से किराया और ईएमआई की दोहरी मार सहनी पड़ रही है। हम रेंट पे रह रहे हैं, रेंट बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली हाई है, क्योंकि रेंटेड कम है। लोग अभी यहाँ पर ज़्यादा बिल्डिंग्स तैयार, अपार्टमेंट्स तैयार नहीं हुए, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों को रेंट पे रहना पड़ रहा है। तो एक तो रेंट बहुत हाई है, दूसरा जितना भी क्योंकि ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हो चुके हैं तो पूरा 100 से 90% तक पेमेंट जा चुका है। उस पूरे 90% के ऊपर लोन चल रहा है लोगों का, जिसकी ईएमआई बहुत हाई जा रही है। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में अभी कोई श्योरिटी नहीं है कि हमें पोजीशन कब मिलेगा। तो ये एक तरीके से एक पैनिक क्रिएट कर रहे हैं लोगों के बीच में कि हम करें तो क्या करें। ये परेशानी सिर्फ सनी की नहीं है, बल्कि इनके जैसे हज़ारों निवेशक ऐसे हैं या ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आशियाने को लेकर के इन्वेस्ट किया हुआ था, लेकिन आज की तारीख में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के इस आदेश के बाद में एक असमंजस की स्थिति में है कि आखिर अब इसका भविष्य क्या है। दुबई से भाटिया परिवार अपने घर में रहने की उम्मीद में लौटा था, लेकिन पहले 2 साल हो चुके हैं घर के इंतजार में है वो, और अब लग रहा है कि ये इंतजार लंबा ही होता जा रहा है। नोएडा में किराए के घर में रह रहा ये है भाटिया परिवार, जो 1 साल पहले ही दुबई से लौटा है। साल 2012 में ही भाटिया परिवार को घर देने की बात कही गई थी और अब घर पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले की तलवार लटक गई है। दुबई से हम जब आए थे तो हमने सोचा था कि हम अपने घर में जाएंगे, लेकिन ये हो ना सका और हमें रेंट पे रहना पड़ रहा है। 1 साल हो गया है और जबकि घर हमें 2 साल पहले मिलना चाहिए था। तो हम बहुत ही परेशान है और हमें रेंट देना पड़ रहा है और हमें वहाँ पे भी पैसे देने पड़ रहे।
निशा भाटिया का गुस्सा बिल्डर पर फूट रहा है। उनका कहना है कि अगर थोड़ी सी भी जानकारी होती तो वो कभी वहां फ्लैट नहीं लेती। बिल्कुल भी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। हमें बताया गया था कि बहुत इको फ्रेंडली ये अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, बहुत ग्रीनरी से बने होंगे। हमें कुछ भी इस आइडिया नहीं देना, तो हमें कभी भी हम इस फ्लैट बुक नहीं करते लोटस में। हमें बहुत कंफ्यूजन में रखा है इन्होंने, और इसलिए हमें बहुत इन पे गुस्सा है कि हम बस अपना घर चाहते हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति पूरी असमंजस की बनी हुई है कि आखिर फ्लैट का जो पोजीशन है वो मिल क्यों नहीं रहा है। बिल्डर को बहाना मिल चुका है कि एनजीटी का फैसला आया है, इस वजह से फ्लैट का पोजीशन वो नहीं दे पा रहे हैं। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, नोएडा। अमिताभ चंदेल ने काफी खोजबीन के बाद नोएडा में घर खरीदा था। बावजूद इसके नियम कानून के हिसाब किताब में उनका फ्लैट भी फंस गया है। 29 साल के अमिताभ चंदेल ने साल 2012 में नोएडा के सेक्टर 110 में घर बुक कराया था। अमिताभ का घर बनकर तैयार है, लेकिन एनजीटी के फैसले के बाद घर की रजिस्ट्री पर लगी रोक की वजह से वो नए घर में नहीं जा सकते। आज स्थिति ये है कि बिल्डर की तरफ से सब कुछ बन के तैयार है, लेकिन मैं उसका पोजीशन नहीं ले सकता हूँ। अब मुझे रेंट पे रहना पड़ रहा है यहाँ पे, और मुझे जो मेरा घर तैयार है जहाँ पे मुझे मूव इन करना चाहिए था उसकी EMI भी भरनी पड़ रही है, और मैं वहाँ पे शिफ्ट भी नहीं कर सकता हूँ। अमिताभ अपने नए घर के लिए बहुत बड़ी रकम लगा चुके हैं। अब उन्हें ये डर भी है कि इस फैसले का असर उनके घर की कीमत पर भी पड़ सकता है। बहुत ही अनस्टेबल मार्केट है ये, तो अगर कहीं भी ऐसा पता चल जाता है कि इस प्रोजेक्ट में कोई भी रुकावट आने वाली है तो बिल्कुल उसकी प्राइसेस सीधे के सीधे क्रैश हो जाती हैं। बहुत नुकसान हो जाता है इन्वेस्टर्स का इसमें। अब मैंने तो रहने के लिए लिया था, लेकिन फिर भी मुझे एक तरीके से नुकसान तो हुआ ही है। कल को मुझे वो प्रोजेक्ट नहीं पसंद आया और मुझे वहाँ से बेच के कहीं और शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन मैंने जो पैसा लगाया तो मुझे तो वो भी नहीं मिलेगा, प्लस मैंने जो इंटरेस्ट भरा वो भी गया। तो एक तरीके से तो सब नुकसान की स्थिति है मेरे लिए। तो गुस्सा इस बात का भी है कि बिल्डर नियमों की अनदेखी कर रहे थे, तो फिर उन्हें घर बनाने की इजाजत क्यों दी गई? बिल्डर्स ने उसकी अनदेखी की है तो उस प्रोजेक्ट को कभी पास ही नहीं करना था उन्हें। अब उन्होंने पास कर दिया, हमने पैसे लगा दिए, अपने सब कुछ लगा के हम बैठे हुए हैं, और हम इंतजार कर रहे हैं कि कहीं से कोई ऑर्डर आ जाए और हमें वहाँ जाने का मौका मिल जाए। तो एक तरीके से ये जो भी है उन्हें सॉर्ट आउट करना चाहिए। हमें तो अपना घर चाहिए। हमें तो अपना घर चाहिए, ये कहना है अमिताभ का। और सिर्फ अमिताभ का नहीं, ऐसे जो हज़ारों निवेशक हैं जो आज के तारीख में इसी तरीके की दुविधा में फंसे हुए हैं। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, नोएडा। शर्मा परिवार के दोनों बेटे किराए के मकान पर अलग अलग रहते हैं। नोएडा में साथ रहने की बात सोचकर बड़ा घर खरीदा गया था, लेकिन ये सपना भी अधर में लटक गया है। इस समय हम खड़े हैं शर्मा परिवार के साथ, जिन्होंने नोएडा के सेक्टर 104 में एक फ्लैट बुक कराया था ये सोचकर कि अपने घर में शिफ्ट होंगे। फिलहाल ये लोग किराए पर रह रहे हैं। आपने बहुत उम्मीदों के साथ जो है अपना घर बुक कराया होगा। हाँ, मैंने तो बहुत उम्मीदों के साथ बुक कराया, क्योंकि मेरे 2 लड़के हैं और दोनों रेंट में अभी रह रहे हैं। तो मैं बड़ा घर ली, मैं सोची कि सभी एक जगह आ जाएंगे, लेकिन अब ये नया प्रॉब्लम आ गया, इससे तो बहुत परेशानी होगी। और मेरी पोती का भी एडमिशन यहाँ हो चुका, चूँकि वो रहती है दिल्ली में, एडमिशन मैंने उसका नोएडा में कराया, दिल्ली में नहीं हो रहा था। तो हम लोग का तो सब कुछ गड़बड़ हो जा रहा। तो अब मकान नहीं मिल पा रहा है, आपको पोजीशन मिल जानी चाहिए थी अब तक, लेकिन अभी नहीं शिफ्ट हो पा रहा है। हाँ, नहीं शिफ्ट हो पा रहे हैं कि अगर हम चले गए वहाँ और फिर मान लीजिए नहीं मिला तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? ये तो बहुत मुश्किल बात है ना, इसलिए। श्यामल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने फ्लैट बुक कराया था तब क्या आपको ऐसी किसी चीज़ की जानकारी दी गई थी कि ऐसा एरिया है या इको सेंसिटिव जोन है, इसमें फ्लैट आपका आ सकता है, ऐसी कोई जानकारी आपको मिली? बिल्डर की तरफ से तो था, सारे क्लियरेंस उसके पास हैं, और अब हमें पता चल रहा है कि ये पता नहीं 10 साल से भी पुराना केस आ रहा है। अच्छा। ठीक है, अगर इतना पुराना था तो नोएडा अथॉरिटी को शायद बिल्डर को देना ही नहीं चाहिए था ये ज़मीन। अब लेकिन सडनली पूरा नोएडा ही कैसे इसके अंडर आ गया मुझे समझ नहीं आ रहा। इनफैक्ट किसी को पता ही नहीं कौन कौन से प्रोजेक्ट आए हैं इसके अंडर। ठीक है, तो अब जब फ्लैट रेडी भी हो गया है, बिल्डर ने रेडी करके भी दे दिया है, ठीक है, बट हम इसमें शिफ्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि रजिस्ट्री नहीं हो सकता। बस 4 महीने से रेडी है फ्लैट, और हम बस बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। बिल्डर बोल रहा है अब अगले महीने। बिल्डर ने अपना पेनल्टी भी रोक दिया है, वरना हमें पेनल्टी मिलता अगर अभी तक बिल्डर नहीं दे पाता तो। अब बिल्डर बोल रहा है क्योंकि ये किसी और का प्रॉब्लम है, एनजीटी नोएडा अथॉरिटी का, तो वो पेनल्टी नहीं देगा हमें। उसने पेनल्टी रोक दिया, लेकिन हमें तो रेंट देना पड़ रहा है, मुझे अपने भाई दोनों को रेंट देना पड़ रहा है, और प्लस EMI चल रहा है। किसकी ये जिम्मेदारी आप समझते हैं?
मेरे हिसाब से तो नोएडा अथॉरिटी, गवर्नमेंट, इन लोग को सब क्लैरिफाई करना चाहिए था। इनको पता था यहाँ 50,000 1 लाख फ्लैट बन रहे हैं और एनजीटी यहीं पे था। ये सडनली क्यों जाग रहा है अभी, जब सारे पोजीशंस होने वाले हैं? तो जब इतने पुराने केसेस हैं, इनको पहले से बताना चाहिए था। बिल्डर बोल रहा है आप ले लो फ्लैट, रह लो उसमें, हम उसमें रह लेंगे, फिर ये कैंपा कोला वाला जैसे मुंबई में हुआ है कहीं वो ना हो जाए कि हम तो रह लें, बाद में 10 साल बाद कोई कोर्ट का ऑर्डर आया कि आपको ये खाली करना पड़ेगा। तो ये सारे कन्फ्यूजन है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को कुछ स्टेप लेकर तुरंत क्लैरिफाई करना चाहिए। तो कुल मिलाकर मामला ये पूरा आधार में लटका हुआ है और लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करें तो क्या करें। कैमरा पर्सन भूपिंदर रावत के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, नोएडा। गौरव खन्ना ने तो सरकारी बैंक से ही लोन करवाने के लिए लंबे वक्त तक चक्कर काटे ताकि सारी जांच हो जाए, लेकिन सावधानी बरतने के बावजूद गौरव का फ्लैट फंस गया है। मकान के लिए परेशान हो रहे लोगों की लिस्ट काफी लंबी है और इस लिस्ट में एक नाम गाजियाबाद के वैशाली में रहने वाले गौरव खन्ना का भी है। गौरव खन्ना ने अपनी सारी जमा पूंजी घर खरीदने में लगा दी। पहले ही करीब 1.5 साल की देरी से मिलने वाला घर अब कब मिलेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जो मुझे पेपर्स प्रोवाइड कराए गए हैं उसके हिसाब से मुझे ये मई 2012 में पोजीशन मिल जाना था। आज 2 साल हो चुके हैं इस चीज़ को। पोजीशन हमारा डिलेड है ऑलरेडी बिल्डर्स के n नंबर ऑफ रीजंस की वजह से। नाउ एक और रीज़न उसमें जुड़ जाएगा, NNGT अननेसेसरी। मुझे नहीं पता कि इसमें हमारी एज ए कस्टमर क्या मिस्टेक है। मैंने अपनी पूरी पेमेंट टाइम पे दी है। ऑलमोस्ट आई हैव इन्वेस्टेड ऑल माई सेविंग। गौरव ने नोएडा के सेक्टर 137 में साल 2010 में मकान खरीदा था। मकान के लिए उस वक्त किसी सरकारी बैंक से लोन नहीं मिल रहा था, लेकिन खुद सारी कागजी कार्रवाई करके सरकारी बैंक से ही लोन लिया। सारे पेपर भी चेक कराए ताकि कहीं किसी चूक की कोई गुंजाइश बाकी न रह जाए। मैंने अपनी तरफ से जितने भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स होने चाहिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होने चाहिए, मैंने वो सभी बिल्डर से लिए थे। उसके बाद उसे गवर्नमेंट बैंक के थ्रू मैंने अपना लोन अप्रूव करवाया। तो गवर्नमेंट बैंक का स्क्रूटनाइजेशन का तरीका बहुत ज़्यादा एडवांस और बहुत ज़्यादा इनफैक्ट स्ट्रिंजेंट होता है। इट्स वेरी स्ट्रिक्ट देन द यूजुअल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। मेरा जो लोन है अगर गवर्नमेंट बैंक ने अप्रूव किया तो ऑब्वियसली सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायरमेंट होगी रिगार्डिंग माई फाइनेंशियल पोजीशन, रिगार्डिंग द बिल्डर्स फाइनेंशियल पोजीशन, रिगार्डिंग द बिल्डर्स गुडविल, लैंड परचेज, लैंड डील, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे बैंक ने अच्छी तरह स्क्रूटनाइज करे थे। पहला मकान मैंने अपनी सेविंग से लिया है। ऑलमोस्ट सभी डिपॉजिट मैंने, मेरी जितनी भी सेविंग्स थी सभी मैंने सेविंग इसमें इन्वेस्ट कर दी। बैंक से लोन लिया। आई एम पेइंग EMIs एट अ वेरी यंग एज। मोस्ट ऑफ माई सैलरी शेयर गोज इनटू EMIs। तो इट्स माई हार्ड अर्न मनी। मेरा तो सब कुछ उसमें लगा हुआ है। जैसे गौरव जिनका कहना है कि उन्होंने अपने जीवन का पहला जो था घर खरीदा, उसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जो कमाई थी उसे लगा दिया, लेकिन अभी तक वो उस घर को हासिल नहीं कर पाए हैं क्योंकि अब दिक्कतें सामने आ रही हैं। और 26 साल के मयंक अरोड़ा ने साल 2010 में नोएडा के सेक्टर 46 में घर खरीदा था। NGT के फैसले से फ्लैट फंसने से अब मयंक काफी निराश है। हमारे साथ मौजूद हैं मयंक अरोड़ा। मयंक, आपसे जानना चाहूँगा कहाँ प्रोजेक्ट आपने लिया था, आज की तारीख में क्या हालात हैं, क्या वाकई में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, दुविधा? 137 सेक्टर में हमने अपना घर बुक किया था। आज से करीबन 4 साल से हम लोग स्टडी कर रहे थे। 4 साल पहले काफ़ी स्टडी किया कि कहाँ घर बुक कराएं, कहाँ से लें, फिर फाइनलाइज़ किया, फिर घर बुक किया, फिर खूब सारा पैसा जितनी कमाई जा रही थी सब उसमें चली गई। पूरा घर जब मिलने के बाद जब वो रेडी है तब मेरे से आके बोला जा रहा है कि यार अभी ये इशू आ रहा है, NGT के ये ऑर्डर्स आए हैं कि जिसकी वजह से आपके घर की रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। एक तो घर का किराया मेरा इतना सारा ज़्यादा है, उसके ऊपर से मैंने लोन भरा, उसके बाद मेरा घर भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में जब आपने बुक करवाया था तो आपने किन किन चीज़ों की जो तफ्तीश की थी? क्या उस दौरान आपको ये भरोसा दिलवाया गया था कि सारी चीज़ें सही हैं और कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है? सर, आप जहाँ भी जाएंगे आपसे हर कोई बिल्डर ये बोलेगा कि हमारे प्रोजेक्ट में कोई इशू नहीं है। हर कोई ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लग जाता है बिल्डर को और वो बस पैसा ले लेते हैं आपसे। जो प्रोजेक्ट में हमने बुक कराया वो बहुत जल्दी बनाया उसने, जल्दी मतलब कि 2 साल की डिले के बाद बनाया। जल्दी यही बोला जा रहा है इनको, 4 साल की जगह 2 साल का डिले देने के बाद बनाया। तो प्रोजेक्ट स्टडी करते टाइम हमने ये देखा कि बिल्डर कौन सा अच्छा है, कौन देने लायक है। यही हो रहा है कि पहले रेंट दो, तो उसके बाद आप लोन के लिए भरो, EMI ये सब क्लियर करो,
काफ़ी कुछ सोचा था कि घर वालों को साथ में बुला के रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे, सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद जब बिल्डर अब जब प्रोजेक्ट दे नहीं रहा तो ये सारे ड्रीम्स जो हैं एकदम रुक से गए। तो ऐसा ही लगता है कि बस बेवकूफ़ बनाया जा रहा है बायर्स को। यही बोला जाता है कि आप बस हमारा प्रोजेक्ट ले लीजिए, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा, घर मिलेगा नहीं मिलेगा, पैसे हमसे ले लेते हैं और हमको पता नहीं गवर्नमेंट और ये बिल्डर साथ मिलके काम कर रहे हैं कि हमारा बस बेवकूफ़ बनाने के लिए है। एक आम उपभोक्ता को, एक आम निवेशक को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। खास तौर पर मुंबई में कैंपा कोला वाला जिस तरीके से मामला सामने आया है उसके बाद से तो डर और ज़्यादा बढ़ गया है और फिलहाल नोएडा में हज़ारों ऐसे निवेशक हैं जिनका कुछ यही हालत है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो अब जाएं कहाँ, करें तो क्या करें। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, नोएडा। नोएडा में हजारों ऐसे फ्लैट हैं जिनकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। इसकी बड़ी वजह है कई प्रोजेक्ट्स का ओखला पक्षी विहार के 10 किलोमीटर के दायरे में आना। एबीपी न्यूज ने ऐसे कई परिवारों का दर्द जानने की कोशिश की। इस दौरान लोगों ने उन प्रोजेक्ट्स का नाम लिया है जिनमें वो फ्लैट खरीद रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। एबीपी न्यूज फंसे हुए प्रोजेक्ट्स की पुष्टि नहीं कर सकता। प्रोजेक्ट के नाम सिर्फ खरीदने वालों के दावे पर आधारित है। हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे से आप जब भी कोई आशियाना खरीदें तो इन तमाम चीजों का बदस्तूर ध्यान रखें। इस खास शो में बस इतना ही। उम्मीद है इससे आपको मदद मिली होगी।